नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राखी। मेरे YouTube चैनल कृष्णा एजुकेशन पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके लिए NTA नेट एग्ज़ाम के लिए रिसर्च एप्टीट्यूड से संबंधित एक टॉपिक पर वीडियो लेकर आई हूं। टॉपिक का नाम है स्टेप्स ऑफ रिसर्च। तो दोस्तों, यह वीडियो आपके लिए अत्यंत ही उपयोगी होने वाली है, इसलिए बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। और जिसने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, आज ही सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, जिससे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो देर न करते हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे स्टेप्स ऑफ रिसर्च पर, कि रिसर्च जो की जाती है उसमें कौन कौन से स्टेप्स आपको फॉलो करने पड़ते हैं। बेसिकली रिसर्च का जो कंसेप्ट और टाइप्स हैं, इसके बारे में मैं पहले एक वीडियो बना चुकी हूँ, जो आप मेरी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। रिसर्च के जो स्टेप्स हैं, इसमें 7 स्टेप्स ऑफ रिसर्च होते हैं, मेन स्टेप्स हैं, जिसमें सबसे पहला जो स्टेप है वो है आइडेंटिफिकेशन ऑफ द रिसर्च प्रॉब्लम। ये वो स्टेप है जिसमें आप ये आइडेंटिफाई करते हैं कि आपको किस प्रॉब्लम पर काम करना चाहते हैं। जो पहला स्टेप है इसमें रिसर्च में, आपको सबसे पहले ये देखना होता है कि आप काम किस प्रॉब्लम पर करना चाहते हैं, किस समस्या के लिए आप समाधान ढूंढना चाहते हैं, किसको आप ऑब्जर्व करना चाहते हैं, एनालाइज करना चाहते हैं, वो आप यहाँ पर करते हैं, उस प्रॉब्लम को पहचानने की कोशिश करते हैं। सेकंड स्टेप है फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस। जो भी प्रॉब्लम आपने चुनी है उसके लिए आप क्या हाइपोथेसिस फॉर्मुलेट करेंगे, यानी क्या टेंटेटिव समाधान आपके मन में आता है, वो उसका फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस आपको करना होता है, जो भी प्रॉब्लम आपके सामने है उसके अकॉर्डिंग। इसके बाद तीसरा स्टेप है इसका रिव्यूइंग द लिटरेचर। आपको प्रीवियस जो भी लिटरेचर आपके प्रॉब्लम से रिलेटेड है उसका रिव्यू करना होता है। नेक्स्ट स्टेप में है प्रिपेयरिंग ए रिसर्च डिज़ाइन। जब आप रिव्यू कर लेते हैं तो उसके बाद आप रिसर्च डिज़ाइन तैयार करते हैं कि आप अपनी रिसर्च को किस प्रकार से कंडक्ट करेंगे, उसमें क्या क्या आपको कैसे कैसे करना होगा। डिटेल में हम अभी नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे ये सब चीज़ों को। इसके बाद आता है एनालिसिस ऑफ डेटा। जो भी डिज़ाइन में आपने डिसाइड किया उसके अकॉर्डिंग जो टूल वगैरह आप लेंगे, उसमें आप एनालिसिस ऑफ डेटा करेंगे कि जो भी आप डेटा कलेक्ट करेंगे उसको एनालाइज कैसे करें, कैसे हम उसको किसी भी अर्थ तक पहुँचे कि जो भी हम करने जा रहे हैं उसका रिजल्ट क्या निकला। उसके लिए एनालिसिस करना ज़रूरी होता है डेटा का। इसके बाद आता है रिजल्ट एंड डिस्कशन। जो भी आपके फाइंडिंग्स आई वो बताएंगे और उसका डिस्कशन, इस स्टेप में ये काम होता है। और लास्ट है ड्राइंग कंक्लूजन एंड सजेशन। जो भी आपने कंप्लीट अपनी रिसर्च किया उसके बारे में क्या कंक्लूजन आपने निकाला और फर्दर स्टडी के लिए आप क्या सजेशन देना चाहेंगे। तो इस प्रकार से ये जो रिसर्च के स्टेप्स होते हैं, ये 7 स्टेप्स हैं, ये इसी क्रम में होते हैं। बेसिकली जो नेट का एग्ज़ाम है उसमें जो रिसर्च के स्टेप्स के बारे में पूछा जाता है, तो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से होता है कि आपको इन्हें सही सीक्वेंस में लगाना होता है। या तो आपसे इस तरह से पूछा जाएगा कि कौन सा किस क्रम में आएगा, क्या चीज़ आप पहले करेंगे और क्या बाद में, उसका क्रम। या दूसरा इसका इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि रिसर्च का ये वाला स्टेप कौन सा है, कि थर्ड स्टेप कौन सा है या फिफ्थ स्टेप कौन सा है, तो आपको इसे क्रम में याद रखना पड़ता है। अब बात करते हैं सबसे पहले स्टेप की। पहला स्टेप है आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम। रिसर्च प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना। इसके लिए आप क्या करते हैं? द फर्स्ट स्टेप ऑफ इन द सिलेक्शन ऑफ रिसर्च टॉपिक इज टू आइडेंटिफाई ए कॉमन सब्जेक्ट एरिया एंड नेचर ऑफ द प्रॉब्लम। प्रॉब्लम के रिसर्च प्रॉब्लम को ढूंढने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना होता है? आपको कॉमन सब्जेक्ट एरिया आइडेंटिफाई करना होता है, यानी किस क्षेत्र में, किस विषय पर आप रिसर्च करना चाहते हैं। आपकी जो प्रॉब्लम है उसकी नेचर क्या रहेगी, किस प्रकार की प्रॉब्लम आप लेना चाहते हैं, किस टाइप की रिसर्च स्टडी आप करना चाहते हैं, आपको ये पहले स्टेप में आइडेंटिफाई करना पड़ता है। सबसे पहले एरिया ऑफ रिसर्च देखना है कि किस एरिया में करना है, और उसके बाद उसकी प्रॉब्लम की नेचर किस प्रकार की होगी। सेकेंड है इट शुड बी ऑफ पर्टिकुलर इंटरेस्ट ऑफ यू। हमेशा याद रखें कि जो भी आप रिसर्च करें वो आपके इंटरेस्ट से रिलेटेड हो, क्योंकि अगर आपको कोई ऐसा टॉपिक रिसर्च के लिए आप चुन लेंगे जिसमें आपका प्रॉपर इंटरेस्ट नहीं है, तो आप उसमें अपना 100% नहीं दे पाएंगे। इसलिए हमेशा ध्यान रखें कि इट शुड बी ऑफ ए पर्टिकुलर इंटरेस्ट टू यू, जिसमें आपका रुचि हो, इससे रिलेटेड हो, यानी ऐसा एरिया आप चुनें जिसमें आपका इंटरेस्ट हो, उसी से रिलेटेड आप अपना रिसर्च का टॉपिक चुनें। You can visit schools, other places, or review previous work or discuss to expert to identify the research problem. अब रिसर्च प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करने में बड़ी समस्या आती है कि हम इसे कैसे करें। तो इसके लिए आप स्कूल्स की विजिट कर सकते हैं, क्योंकि हम एजुकेशन में बात कर रहे हैं। बाकी आप जिस भी फील्ड में रिसर्च करना चाहते हैं उसी से रिलेटेड जो एरियाज़ हैं वहीं पर आप जाकर विजिट करें, तो देखेंगे आपको प्रॉब्लम समझ में आएगी, क्या समस्या है जिस पर रिसर्च की जा सकती है।
अदर प्लेसेस और रिव्यू प्रीवियस वर्क। आप प्रीवियस वर्क भी रिव्यू कर सकते हैं, वहाँ से भी आपको लिंक मिल जाएगा कि आप क्या काम हो चुका है, किस दिशा में काम नहीं हुआ है, तो उस दिशा में आप अपने रिसर्च कर सकते हैं जो कि आपके एरिया ऑफ रिसर्च से रिलेटेड हो। और डिस्कस टू एक्सपर्ट, फिर भी समझ में नहीं आ रहा है तो आप एक्सपर्ट से डिस्कस करें, तो उससे आपको रिसर्च प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करने में ईजी हो जाता है। तो ये है इसका पहला स्टेप। बाकी अगर इसके डिटेल और ज़्यादा पढ़ना चाहेंगे तो मैं आने वाले समय में और वीडियोस बनाऊंगी जिसमें मैंने सिर्फ प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस करूंगी। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो कंटिन्यूस बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, जिससे आने वाली वीडियो आपको देखने के लिए मिले और रिसर्च की आपको डिटेल नॉलेज हो जाए। सेकेंड स्टेप है फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस। फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस में आप क्या करेंगे? आफ्टर आइडेंटिफाइंग द रिसर्च प्रॉब्लम, जब आप रिसर्च प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर लेते हैं उसके बाद ये दूसरा स्टेप होता है कि आपको अब हाइपोथेसिस बनानी है। हाइपोथेसिस इज ए टेंटेटिव स्टेटमेंट about the solution of the problem that can be tested by further investigation। हाइपोथेसिस क्या है? वो एक टेंटेटिव स्टेटमेंट है किसी भी समस्या के सॉल्यूशन के बारे में, जो कि फर्दर इन्वेस्टिगेशन के दौरान मतलब टेस्ट की जाती है। यानी आपने सॉल्यूशन सोचा तो कि इस पर्टिकुलर समस्या का ये समाधान हो सकता है, लेकिन वो आपने सिर्फ इमेजिन किया है, सोचा है, उसको टेस्ट किया जाना है। हाइपोथेसिस क्या हुई? एक ऐसा टेंटेटिव स्टेटमेंट हुआ समस्या के समाधान के बारे में जिसको इन्वेस्टिगेशन के थ्रू आप टेस्ट करेंगे कि हाँ, क्या जो मैंने सोचा था ये समाधान उचित है या नहीं है। इसके लिए आप पूरा प्रोसेस अप्लाई करेंगे। अब कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो एक अच्छी हाइपोथेसिस के लिए आपको ध्यान में रखनी चाहिए। वो है, सबसे पहले है, इट शुड स्टेट द रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स। हाइपोथेसिस ऐसी हो जो वेरिएबल्स के बीच रिलेशनशिप को बताती हो। सेकंड है, इट मस्ट कंसिस्ट ऑफ नॉन फैक्ट्स। इसके अंदर जो है नॉन फैक्ट्स इंक्लूड होने चाहिए। तीसरा है, इट शुड बी टेस्टेबल। हाइपोथेसिस इस प्रकार की हो जिसे टेस्ट किया जा सकता हो। इट शुड बी कॉन्सेप्चुअली क्लियर। आप जब स्टेटमेंट पढ़ें हाइपोथेसिस का तो आपको समझ में आ जाए कि आखिर ये करना क्या चाह रहे हैं, क्या चीज़ टेस्ट करना चाह रहे हैं, क्या देखना चाह रहे हैं। इट शुड बी रिलेटेड टू अवेलेबल साइंटिफिक टेस्ट। जो हाइपोथेसिस है वो जो अवेलेबल साइंटिफिक टेस्ट हैं उनसे रिलेटेड होनी चाहिए, यानी जिसको हम टेस्ट कर सकें इस प्रकार की होनी चाहिए, जिसके लिए हमारे पास टूल अवेलेबल हो या फिर हम उसे अप्लाई करके टेस्ट कर सकें। नेक्स्ट स्टेप है रिव्यूइंग द लिटरेचर। अब यह है आपको रिव्यूइंग द लिटरेचर। अब आपने क्या करना है कि जो आप रिसर्च कर रहे हैं, जिस भी वेरिएबल को आपने अपने टॉपिक में लिया है, जो भी आपने एरिया चुना है, उसमें जो जो वेरिएबल्स आपने अपने रिसर्च में चुने हैं, उन सब का बारे में आपको लिटरेचर को रिव्यू करना है। यानी उन वेरिएबल्स पर प्रीवियसली कितना वर्क हो चुका है वो सब आपको रिव्यू करना है। कम से कम 10 से 20 ईयर्स के बीच का आप लेटेस्ट रिव्यू अगर देखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो द रिव्यू ऑफ रिलेटेड लिटरेचर इन्वॉल्व्स द सिस्टमेटिक आइडेंटिफिकेशन, लोकेशन एंड एनालिसिस ऑफ डॉक्यूमेंट्स कंटेनिंग इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द रिसर्च प्रॉब्लम। जो रिव्यू होता है, रिलेटेड लिटरेचर जो रिव्यू का होता है, यानी जो संबंधित जो साहित्य है उसका हम जब रिव्यू करते हैं, कौन किससे संबंधित, जो कि आपकी प्रॉब्लम से संबंधित है। इसमें क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व होती है? सबसे पहली चीज़ इन्वॉल्व होती है सिस्टमेटिक आइडेंटिफिकेशन, कि आपके प्रॉब्लम से संबंधित जो वेरिएबल है उससे रिलेटेड ही आपको ढूंढना होता है, तो सिस्टमेटिक आइडेंटिफिकेशन। दूसरा लोकेशन उसकी। तीसरा उसका एनालिसिस ऑफ डॉक्यूमेंट, पूरे डॉक्यूमेंट का एनालिसिस करेंगे, यानी जो भी आप रिसर्च रिव्यू देखेंगे, यानी प्रीवियस रिसर्च या थीसिस या जो भी वर्क आप देखेंगे, उसमें जो है पूरे डॉक्यूमेंट का एनालिसिस करेंगे कि उसने क्या पर्पस लिए थे अपने रिसर्च में, क्या हाइपोथेसिस बनाई थी और उसकी फाइंडिंग्स या रिजल्ट क्या आए थे। इस आधार पर आप इसको करते हैं। दीज डॉक्यूमेंट्स कैन इंक्लूड आर्टिकल्स। इसमें जो डॉक्यूमेंट्स ये हैं जिनका एनालिसिस किया जाता है, इसमें क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं? आर्टिकल्स आ सकते हैं, एब्स्ट्रैक्ट्स आ सकते हैं, रिव्यूज़, मोनोग्राफ, डिसर्टेशंस, बुक्स, अदर रिसर्च रिपोर्ट एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एफर्ट, ये सभी चीज़ें इसमें आ सकती हैं। The review of related literature allows the researcher to identify the limits of his domain। जो रिव्यू ऑफ रिलेटेड लिटरेचर होता है, ये रिसर्चर को अपने डोमेन को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है। It facilitates the researcher to demarcate and describe his problem।
रिव्यू करने से रिसर्चर को ये पता चल जाता है कि उसकी जो प्रॉब्लम है उसे किस प्रकार डिस्क्राइब किया जाना है, उसका कौन से एस्पेक्ट्स ऐसे हैं जिनका प्रीवियसली वर्क हो चुका है, और कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो उसे अपने प्रॉब्लम में और ज़्यादा एलेबोरेट करनी है, डिस्क्राइब करनी है, उसको किस प्रकार से अपनी प्रॉब्लम का को करना, डिज़ाइन करना है, और उसको किस प्रकार से काम करना है उसमें। द डेटा ऑफ रिलेटेड लिटरेचर ब्रिंग्स द रिसर्चर्स अप टू डेट ऑन द वर्क which others have done and thus to affirm the objectives clearly and in brief। जो रिलेटेड लिटरेचर का डेटा होता है वो रिसर्च को अप टू डेट कर देता है, यानी जो भी रिसर्चर है उसे पता चल जाता है कि किन किन चीज़ों पर काम हो चुका है और कौन से क्षेत्र ऐसे हैं जिन पर वर्क नहीं हुआ, किन ऑब्जेक्टिव्स को, उसके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको क्लियरली उसको पता चल जाते हैं कि अब मुझे इस पे काम करना है क्योंकि इस पे पहले से हो चुका है। दोस्तों, ये जो मैंने रिव्यू ऑफ लिटरेचर का कंटेंट लिया है ये मैंने LRG की बुक से लिया है, तो इसका रेफरेंस मैंने इसमें मेंशन कर दिया है, आप चाहें तो इसे जाकर पढ़ भी सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है प्रिपेयरिंग ए रिसर्च डिज़ाइन। अब आपने सबसे पहले प्रॉब्लम भी आइडेंटिफाई कर ली, हाइपोथेसिस भी बना लिए, रिव्यू भी कर लिया। अब आपको क्या करना है, अब आपकी जो रिसर्च प्रॉब्लम है उसके लिए आपको एक खाका तैयार करना है, एक डिज़ाइन तैयार करना है, जिसकी अब हम इसमें हमारा ये सब चीज़ें आ चुकी हैं, अब हम इसमें काम किस तरह करेंगे। बेसिकली रिसर्च डिज़ाइन क्या होता है? रिसर्च डिज़ाइन रेफर्स टू ए प्लान। इसका मतलब किससे है? एक प्लान, एक योजना से, एक स्ट्रक्चर से या स्ट्रेटजी से जो आपकी रिसर्च कर से रिलेटेड होती है, यानी आपको जो रिसर्च करनी है वो किस प्रकार से की जाएगी उसका एक पूरा प्लान होता है। द ब्लूप्रिंट दैट विल गाइड द रिसर्च प्रोसेस, जो आपको बताता है कि आपका पूरा रिसर्च प्रोसेस कैसे चलेगा। इट इंक्लूड्स, इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं? इसमें आता है आपका रिसर्च मेथड, आपकी रिसर्च के लिए कौन सा मेथड अप्रोप्रिएट होगा। ऑपरेशनल डेफिनेशन ऑफ वेरिएबल्स, आपने जो वेरिएबल्स लिए हैं उसको आप ऑपरेशनल डेफिनेशन आपकी क्या रहेगी। पॉपुलेशन और एंड सैम्पलिंग, किस पॉपुलेशन पर आप काम करेंगे, कौन सी सैम्पलिंग टेक्निक यूज़ करेंगे, कितना सैम्पल साइज लेंगे। साथ ही नेक्स्ट है सिलेक्शन ऑफ अप्रोप्रिएट टूल या डेटा गैदरिंग इंस्ट्रूमेंट। आप जो डेटा कलेक्ट करना चाहते हैं, यानी जिससे रिलेटेड आप इंफॉर्मेशन करना इकट्ठी करना चाहते हैं उससे संबंधित, यानी जिस भी वेरिएबल से संबंधित आप रिसर्च कर रहे हैं उसी से संबंधित आपका चुनाव करना कि कौन सा टूल सही रहेगा, या आपको इंस्ट्रूमेंट कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा, या फिर आपको बना बनाया अवेलेबल मिल रहा है तो आप उसमें से चूज़ करेंगे, इसका सिलेक्शन करना। इसके बाद नेक्स्ट है प्रोसेस ऑफ डेटा कलेक्शन। क्या प्रोसेस आप यूज़ करेंगे डेटा कलेक्शन के लिए? क्या आप सर्वे यूज़ करेंगे, आप इंटरव्यू लेंगे, या आप कोई और तरीका इस्तेमाल करेंगे, वो आपको चूज़ करना होता है। और लास्ट इसमें सिक्स जो स्टेप है वो है सिलेक्शन ऑफ स्टेटिस्टिकल टेक्निक फॉर एनालाइजिंग डेटा। आपने सारा प्रोसेस किया, डेटा कलेक्शन तक कर लिया, अब उस डेटा कलेक्शन जो आपने किया है उसको इंटरप्रेट कैसे करेंगे कि आपने सब इन्फॉर्मेशन तो सारी आ गई, लेकिन अब हम इसे बताएं कैसे कि हमारी रिसर्च में हमने ये किया और इसका ये रिजल्ट आया। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एनालिसिस करते हैं उस डेटा का। इसके लिए हम चूज़ करते हैं कि कौन सी स्टेटिस्टिकल टेक्निक यूज़ की जाए डेटा एनालिसिस करने के लिए, जिससे प्रॉपर रिजल्ट तक पहुँचा जा सके। अब नेक्स्ट आता है एनालिसिस ऑफ डेटा। एनालिसिस ऑफ डेटा में क्या जाता है? डेटा एनालिसिस, जैसे कि मैंने अभी बताया आपको, डेटा एनालिसिस इज ए प्रोसेस ऑफ इंस्पेक्टिंग, cleansing, transforming and modeling data with the goal of discovering useful information, informing conclusion and supporting decision making। बेसिकली जो डेटा एनालिसिस है वो एक प्रोसेस है जिसमें आप डेटा का इंस्पेक्शन करते हैं, क्लिनजिंग करते हैं, ट्रांसफॉर्मिंग करते हैं, यानी डेटा को ट्रांसफॉर्म भी किया जाता है, टैबुलेशन करनी होती है, क्लासिफिकेशन करना होता है, उसके सेगमेंट्स पार्ट में होते हैं अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ रिसर्च। मॉडलिंग करनी होती है कि कहाँ पर क्या किसको रखा जाना है, किस प्रकार से। वो सभी चीज़ें करने के बाद आपको क्या करना होता है कि आपका जो मेन उद्देश्य होता है इसको करने का वो होता है डिस्कवरिंग यूज़फुल इन्फॉर्मेशन, कि आप उस यूज़फुल इन्फॉर्मेशन को तक पहुँच पाएँ जिससे कि आप उसका डेटा कलेक्शन से जो आप चीज़ें प्राप्त की हैं उसको एनालाइज करके आप कंक्लूज़न को निकाल सकें और अपनी रिपोर्ट बता सकें कि हमने जो ये वर्क किया इसका जो है ये रिज़ल्ट आया, उसको इंटरप्रेट कर सकें। इसके बाद आता है रिजल्ट एंड डिस्कशन। आफ्टर एनालाइजिंग द डेटा द रिसर्चर डिक्लेयर द फाइंडिंग्स ऑफ द रिसर्च। जब आपका डेटा एनालिसिस हो जाता है उसके बाद आपको जो अगला स्टेप करना होता है उसमें क्या है, जो आपने फाइंडिंग्स आई हैं वो आपको डिक्लेयर करनी पड़ती है कि भाई वहाँ तो हमारे पास क्वान्टिटी फॉर्म में था या
डेटा इसके हमारे पास रॉ स्कोर के रूप में था, फिर हमने उसको स्टेटिस्टिकल प्रोसेस के थ्रू एनालाइज किया और उससे जो रिजल्ट्स फाइंड किए उनको हमें बताना कि इससे हमें क्या पता चला, वो आता है रिजल्ट और डिस्कशन में। ऑल्सो डिस्कस अबाउट द एजुकेशनल इम्प्लीकेशन ऑफ द स्टडी, साथ इसमें ये भी बताना होता है कि आपने जो रिसर्च किया ये वास्तव में एजुकेशन के लिए इम्प्लीकेशन इसका क्या है, कहाँ पर इस रिसर्च का को इम्प्लीकेट किया जा सकता है। और जो लास्ट स्टेप है वो है कंक्लूजन एंड सजेशंस का। द कंक्लूजन ऑफ ए रिसर्च पेपर इज द सेक्शन दैट टाइज एवरीथिंग टुगेदर इन ए लॉजिकल मैनर। कंक्लूजन क्या होता है किसी भी रिसर्च का, रिसर्च पेपर का? ये वो सेक्शन है जिसमें आप पूरे जो आपने वर्क किया है उसको एक लॉजिकल मैनर में देते हैं, बताते हैं। इट प्रोवाइड्स ए कंसाइज डिस्क्रिप्शन ऑफ योर रिसर्चेस फाइंडिंग्स, जो आपने पाया है अपनी रिसर्च के दौरान, जिसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है। वाइल एम्फेसाइजिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ योर वर्क, और उस आपके काम की क्या जो इम्पोर्टेंस है उन सबको एम्फेसाइज करते हुए। सजेशंस आर मेड फॉर फर्दर स्टडी एट दिस स्टेज। यहाँ तक जब आप कर लेते हैं तो इसके बाद जो आपने काम किया है उसके जो और डायमेंशंस हो सकते हैं जिन पर फर्दर स्टडी की जा सकती है, उन सबको आप यहाँ पर बता सकते हैं कि मैंने तो यहाँ तक काम किया है लेकिन इस क्षेत्र में इस टॉपिक से रिलेटेड वर्क और किया जा सकता है, वो आपके आ जाते हैं सजेशंस में। तो दोस्तों ये था ऑल अबाउट स्टेप्स ऑफ रिसर्च। ये मैंने आपको बेसिक बताया है जिससे कि आपको थोड़ा सा रिसर्च एप्टीट्यूड आपका डेवलप हो सके, कुछ थोड़ा सा आप इसे समझ सकें। अगर आप इसको डीपली स्टडी करना चाहते हैं कि आप जानना चाहते हैं कि एक चीज़ को स्टेप बाय स्टेप करें, तो आप मेरे चैनल पर बने रहिएगा, लगातार देखते रहिएगा। आने वाले समय में आपको रिसर्च से रिलेटेड और भी वीडियोस देखने को मिलेंगी। दोस्तों यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें।